अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमें एक रिलीजियस लीडर का तारुफ होता है, लेकिन आपकी जिंदगी पर गौर फिक्र करने वाला, आपकी बायोग्राफी में डीप में जाने वाला कोई भी शख्स ये कंक्लूड किए बिना रह नहीं सकता है कि जहां आप दीनी लिहाज से हमारे रहनुमा थे, लीडर थे, वही आप एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर भी थे, जनरल भी थे, मिलिट्री मैन भी थे और बहुत बेहतरीन कमांडर भी थे। लेकिन आपकी जिंदगी का ये पहलू अक्सर हमारे सामने नहीं लाया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि आज हमारे पास लाखों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें लोग दीन के लिए फॉलो करते हैं, दीनी रहनुमा समझते हैं, लेकिन सियासत में, पॉलिटिक्स में और जब ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करने की बारी आती है तो ये लोग हमें कहीं नहीं दिखते। और सेम इसका उल्टा भी होता है, मतलब वो मुसलमान जो सियासत के फन में माहिर होते हैं, बहुत आगे होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि वो दीनी रहनुमा या दीनी हीरो कभी बन ही नहीं पाते। तो आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो ये दोनों क्वालिटीज का मजमुआ थे, जो मुफस्सिर भी थे और मुफक्किर भी, आलिम दीन भी थे और मुदब्बिर भी, सफ़े अव्वल के सियासतदान भी थे और बेमिसाल मुकर्रिर भी, कौमी रहनुमा भी थे और माहिर तालीम भी, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जिन्हें फादर ऑफ आईआईटी कहा जाता है, महात्मा गांधी जी जिन्हें ज्ञान का सम्राट कहते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें मीरे कारवा कहते थे, जिनकी पैदाइश पर आज पूरे भारत में एजुकेशन डे डिक्लेयर कर दिया गया है। ये कोई और नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अजीम शख्सियत है। आपकी बायोग्राफी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के एंडिंग में हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडो पाक पार्टीशन के खिलाफ थे। तो आपकी बायोग्राफी को हम शुरू करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश, जैसा कि आपको बताया गया, 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुई थी। आपकी पैदाइश के कुछ समय बाद ही आपकी पूरी फैमिली इंडिया यानी कलकत्ता शिफ्ट हो गई। आपके वालिद का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन और आपकी वालिदा का नाम आलिया बिनते मोहम्मद था। ये दोनों ही अपने वक्त के बड़े बड़े आलिमों में इनका शुमार होता था और इनकी कई खिदमात इन्होंने दीन के लिए की थी। इसलिए हम देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरबियत, आपकी परवरिश बहुत ही आला तरीन और बेहतरीन हुई। आपको आपके घर वालों ने कोई स्कूल नहीं भेजा या कोई मदरसा नहीं भेजा, बल्कि आपकी स्कूलिंग पूरी की पूरी घर पर हुई। अपने वक्त के एक्सपर्ट्स को बुला के मौलाना को ये लोग पढ़ाया करते थे, जिसका हम नतीजा देखते हैं कि आपने अरबिक एज अ फर्स्ट लैंग्वेज और हिंदी, उर्दू के अलावा फारसी, बंगला और आगे चल के इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में महारत हासिल की। सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में आपने महारत हासिल की और साथ ही कुरान और हदीस का, इस्लाम का, शरीयत का गहरा इल्म भी आप रखते थे। इसलिए आगे चल के वो उम्र, जिस उम्र में हमारे बच्चे मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स के अलावा कुछ और नहीं जानते, कम्युनिटी को कुछ नहीं दे पाते, अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ, उस उम्र में यानी 12 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद एक रीडिंग रूम, एक लाइब्रेरी और एक डिबेटिंग सोसाइटी रन कर रहे थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि 14 साल की उम्र में मौलाना आजाद अपने से डबल उम्र के बच्चों को पढ़ाया करते थे। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि कहकशा बनकर उभरे हैं, शम्सो कमर कहलाए हैं, कहकशा बनकर उभरे हैं, शम्सो कमर कहलाए हैं, हम जिन राहों से गुजरे हैं, नक्शे कदम छोड़ाए। और वाकई मौलाना आजाद के वालिदैन ने भी ऐसे आइडियल्स सेट कर दिए, ऐसे नक्शे कदम छोड़ दिए कि आने वाले जितने भी पीढ़ियां हैं, अगर उन्हें भी अपने बच्चों को ऐसे ही रेवोल्यूशनरी और विजनरीज बनाना है तो वो भी इसी तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सन 1908 की, जब आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आया। आप इजिप्ट, सीरिया, टर्की और फ्रांस जैसी जगहों पर आप ट्रिप पर गए। यहाँ पर आप कुछ रिवोल्यूशनरीज के कांटेक्ट में आए, यहाँ के क्रांतिकारियों के कांटेक्ट में आए, इनसे बातचीत की तो आप इनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने आपके नजरिए को बिल्कुल बदल डाला। इनसे मिलने के बाद जब आप वापस भारत आए तो आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा और एक फुल फ्लेज इंडियन नेशनलिस्ट की शक्ल में आप उभरे।
अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ, इनके भेदभाव के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया और अपने लोगों के हक की मांग करने लगे। इसे फाइनली 1912 में आपने तहरीर की शक्ल दी और अल हिलाल के नाम से एक उर्दू वीकली न्यूज़पेपर आपने शुरू किया और एक नई सहाफत को जन्म दिया। इन तहरीरों के जरिए मौलाना आज़ाद अपने वतनवासी, अपने मुसलमानों के दिलों में आज़ादी की चिंगारियां जलाते, अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्हें उभारते और कुरान और हदीस कोट करके उन्हें ये याद दिलाते कि तुम वही कौम हो जो 1000 साल इस हिंदुस्तान पर राज कर चुकी है। आज तुम्हें अंग्रेज़ों की गुलामी कैसे कबूल हो रही है। लेकिन 1914 में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अल हिलाल को बैंड कर दिया। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यही रुके नहीं। आप मायूस नहीं हुए, आपने हिम्मत नहीं हारी। तू हालात को ऐसे ना होने दे कि तू हिम्मत हार जाए, बल्कि तू अपनी हिम्मत ऐसी रख कि तेरे हालात हार जाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल बलाग के नाम से अपने सेम मिशन को, सेम मनसब को कंटिन्यू किया। अपने लोगों में अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ लड़ने की चिंगारियां आप उनके दिलों में भड़काते रहे। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1916 में अल बलाग को भी बैंड कर दिया और फाइनली इसकी वजह से मौलाना आज़ाद को जेल भी जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर रुककर थोड़ा गौर करते हैं कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीरों को, आपकी राइटिंग्स को क्यों बैंड कर रही है। हर काम छोड़ के मौलाना के पीछे लगी हुई है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी मौलाना आज़ाद की सहाफत का, आपकी राइटिंग्स का लोहा मान लिया था। अंग्रेज़ों को ये बात पता चल चुकी थी, अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये जो इनकलाब अंदेज तहरीरें अगर ऐसे ही मौलाना लिखते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि ये वतन, ये हिंदुस्तानी, ये वतन के लिए कुर्बानी देने वाले लोग ये हमारे सपनों के आशियानों को खाक में मिला देंगे। इसलिए जब उस वक्त के मशहूर शायर हसरत मोहानी के हाथ आपकी तहरीरें लगी तो आप ये कहने पर मजबूर हो गए कि जब से देखी अबुल कलाम की नस्र, नज़्मे हसरत में मज़ा ना रहा। आगे चल के आपका जोश और जज्बा और आपकी काबिलियत देखकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। आप कांग्रेस के लिए अंधेरों में चिराग की हैसियत रखते थे और ऐसा मैं नहीं, गांधी जी भी कहते थे कि हमारे तमाम फैसले मौलाना आज़ाद के मशवरों के बगैर नामुमकिन है। और यही नहीं, आप ये भी कहते थे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के आला तरीन सरदार है, इसलिए हिंदुस्तान की सियासत का मुताल्ला करने वाला कोई भी शख्स इस हकीकत को नजरअंदाज ना करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मैं सियासत का तालिबे इल्म हूं और हिंदुस्तान में सियासत के ऊपर सबसे ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी है। यूरोप के दौरे में सियासत का और करीब से मुताल्ला करने का मौका मिला और मैं ये समझता हूं कि मैंने सियासत के आला तरीन इल्म से वाकफियत रख ली है। लेकिन जब हिंदुस्तान पहुंचता हूं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से बात करता हूं तो पता चलता है कि आप अभी बहुत आगे हैं। सियासत में, तदब्बुर में कोई हमसार नहीं तेरा, सियासत में, तदब्बुर में कोई हमसार नहीं तेरा, उलूमे मशरिक व मगरिब का बहरे बेकरार तू है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करूं तो 1920 में मौलाना आज़ाद ने मोहम्मद अली जौहर, महमूद हसन और महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद डाली। और याद रहे, ये हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी थी जो अंग्रेज़ों के इन्फ्लुएंस से फ्री थी। इसे हमारे इंडियन नेशनलिस्ट ही कंट्रोल करते थे। इसके अलावा जहां हम देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कुरान का तर्जुमा और तफसीर की, वही इस देश को IIT, IIM और UGC जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं देने वाले भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ। जैसा कि हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के सख्त खिलाफ क्यों थे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में, यूनिटी में, भाईचारे में विश्वास रखते थे। आप अपने देश को जहां
अपने वतन को जहां अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आज़ाद देखना चाहते थे, वही आप अपने देश को हिंदू मुस्लिम जो एक दूसरे में जो नफरतें थी उन नफरतों से भी आज़ाद देखना चाहते थे। अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में भाई भाई बनकर यूनिटी के साथ रहते हुए देखना चाहते थे। और हमें तो ये भी मिलता है कि आप हिंदुस्तान की आज़ादी के ऊपर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को रखते थे। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन आप पे बड़ा गिरा गुजरा। इसके अलावा एक दूसरा रीजन ये था कि जैसा कि हमने आपको बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासत में कड़ी पकड़ थी। आप मुफक्किर थे, दूर की आप सोच के रखते थे, इसलिए आपने हिंदुस्तान का आने वाला मुस्तकबिल विजनाइज करते हुए ये बात भाप लिए थे कि अगर आज इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो कल को हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स बचेंगे उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा, उन पे तरह तरह के जुल्म किए जाएंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए। लेकिन दूसरे लीडर्स ने आपका साथ नहीं दिया और उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन करवा ही डाला, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम फेस कर रहे हैं। वाकई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत सदियों में एक बार पैदा होती है। फाइनली 1958 में 69 साल की ज़िंदगी गुजार कर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस दुनिया से चल बसे। आपकी वफ़ात पर किसी ने कहा कि कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहा गया, कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहा गया, कलम की अजमत उजड़ गई, ज़बा का ज़ोरे बया गया, उतर गए मंजिलों के चेहरे, अमीर क्या कारवा गया। इसलिए आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन सलाहियतों का हामिल बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।